गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। द ब्रिटिश पीरियड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1600 एंड दे रूल्ड ऑन इंडिया टिल 1947। मतलब 1600 में शुरू हुआ उनका रीजन और 1947 तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया है, एज एवरीवन नो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की जब भी हम बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिशर ने कोडिफाइड ज़रूर किया, मतलब एक रिटन फॉर्म में। जो आज का हमारा कोडिफाइड जो हमारा लॉ है वो ब्रिटिशर्स ने हमने ज़रूर दिया, बट द थिंग वाज कि उनसे भी पहले बहुत सारे लोग आए थे इंडिया में, उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कोडिफाइड हुए हैं। जैसे कि पोर्चुगीज़ केम इन द ईयर 1498 उन 20th में, और जो डच लोग थे वो आए थे, डच पीपल केम इन द ईयर 1595। उनके बाद मुगल्स आए, मुगल्स ने दीवानी राइट्स और अदालत का सिस्टम, बहुत डिफरेंट सिस्टम स्टार्ट किए। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं। ब्रिटिशर्स 1600 के दौरान आए हैं इंडिया में। वैसे कह देते हैं कि 1600, पर बेसिकली 1615 में जो रियल उनका एक सिस्टम था, जो वो उन्हें अलो किया गया इंडिया में एंट्री का, वो 1615 से शुरू होता है। जैसे कंपनी वॉज मेड बाय सम ट्रेडर्स कलेक्टिवली, मतलब 4-5 जैसे ट्रेडर्स इकट्ठे मिलके क्वीन एलिजाबेथ वन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, फर्स्ट कह लो या वन कह लो, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वी वांट एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया, कि हमें एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दो इंडिया में ट्रेड करने के लिए, सो दैट कि कोई और ट्रेडर जो इंग्लैंड से है वो वहाँ पर ट्रेड ना कर सके। और कुछ उन्होंने उन्हें दिए फाइनेंशली, जो भी टैक्सेस वगैरह पे किए होंगे। ठीक है, तो फिर वो होता है, तो क्वीन एलिजाबेथ उन्हें दे देती हैं द ट्रेडर्स को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स। एंड देन इन 1608 विलियम हॉकिंस वॉज द गवर्नर ऑफ दैट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ही विजिटेड टू सूरत टू जहांगीर वॉज द रूलर और एम्प्रर ऑफ दैट टाइम, और उससे परमिशन लेते हैं कि वी वांट टू ट्रेड इन इंडिया। पर जहांगीर है वो मना कर देता है। ही वॉज लिटरली 0% इंटरेस्टेड इन गिविंग परमिशन टू द ब्रिटिशर्स। देन क्या होता है, देन थॉमस रो केम, मतलब अब हॉकिंस को तो मिली नहीं परमिशन, तो थॉमस रो 1615 में ट्राई करता है अगेन। और अब इस बार जहांगीर की थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि उसने अलो कर दिया कि यस यू कैन ट्रेड इन इंडिया नाउ। एंड उसके बाद वो सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1615 से थॉमस रो के हेल्प से उनका रूलिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1726। चार्टर एक्ट 1726 जब आता है, उसके अंडर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके अंडर कोर्ट्स एस्टैब्लिश होते हैं। उससे पहले 1687 में देयर वाज वन मेयर कोर्ट विच वॉज इन मद्रास ओनली। मद्रास में उससे पहले सिर्फ एक मेयर कोर्ट था। उसके बाद 1726 के एक्ट के बाद बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास, इन तीनों स्टेट्स लगा लो या प्रेसिडेंसीज में, इन तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक मेयर कोर्ट एस्टैब्लिश हो जाता है। इन 3 मेयर कोर्ट के एस्टैब्लिश होने के बाद क्या होता है, जितने भी कंपनी के सिविल और क्रिमिनल मैटर्स थे वो तीनों कोर्ट्स के अंडर गवर्न हो रहे थे। बट जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हैं वो अपने अपने पर्सनल लॉ के अंडर गवर्न हो रहे थे, क्योंकि रिलीजन आज के टाइम में भी बहुत सेंसिटिव मैटर है और उस टाइम में भी होता था। तो कंपनी वांट टू ट्रेड स्मूथली, सो दैट वाज द ओनली रीज़न उन्होंने पर्सनल लॉ के साथ छेड़खानी ज़्यादा नहीं की स्टार्टिंग में। सो जो फर्स्ट जुडिशियल सिस्टम था, जो ये मेयर कोर्ट का, ये आया था किंग जॉर्ज फर्स्ट के अंडर। ठीक है, किंग जॉर्ज फर्स्ट के अंडर आया था और इसकी जो वर्किंग थी वो पैरेलल थी जो कोर्ट इंग्लैंड में एस्टैब्लिश हुए थे, क्योंकि ये किंग
जो वहाँ पे किंग जॉर्ज फर्स्ट थे उनके ऑर्डर पर ही ये कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे। तो दैट वाज द ओनली रीज़न कि इनकी वैल्यू सेम रखी गई। और जो इनकी अपील थी वो लाई करती थी प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। और जो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते थे, जो ये मेयर कोर्ट है उनके लिए रूल्स रेगुलेशन कहाँ से आते थे, वो बनाए जाते थे गवर्नर एंड काउंसिल। जो गवर्नर एंड काउंसिल होती थी वो मिलके बनाती होती थी रूल्स एंड रेगुलेशन। और इन पर जो लॉज हैं वो कौन से अप्लाई होते हैं, जहाँ पर मतलब गवर्नर एंड काउंसिल साइलेंट थी, जहाँ पर लॉ साइलेंट था, तो कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते थे, दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कोसाइंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1726 के चार्टर के बाद कुछ बैटल्स होती हैं, जो बैटल आगे जाके जितना भी हमारा दीवानी राइट्स खो जाना, उसके बाद इंडिया का जो मिल्किंग स्टार्ट होना बैडली, दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। मतलब जो ये बैटल्स थी वही लगा लो कि ब्लैक डॉट ऑन इंडियन हिस्ट्री थी। क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है ब्लैक होल ट्रेजिडी, जो कि क्या था कि 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स थे, वो जेल में रखे हुए थे फोर्ट विलियम में, कैलकटा में। वहाँ का जो राजा था या नवाब था वो था सिराज उद दौला। और सिराज उद दौला ने उनको अंधेरे कमरे में रख दिया जहाँ पर बहुत गर्मी थी, और गर्मी और सफोकेशन के कारण उनमें से सिर्फ 23 जो प्रिजनर थे वो सरवाइव कर पाए थे, बाकी सभी की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद उस टाइम जो जिन्हें फर्स्ट गवर्नर भी कहा जाता है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और मिलिट्री वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान था, बंदा था। गवर्नर ने क्या किया, उसने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी और उसमें सिराज उद दौला हार जाता है। और उसका बिगेस्ट रीज़न क्या था, मीर जफ़र करके उसका एक सिपाही लगा लो या उसका एडवाइज़र था जिसने उसे बिट्रे कर दिया था। दैट वाज द रीज़न सिराज उद दौला डिफीटेड इन दैट बैटल ऑफ 1757, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अंग्रेज़ों के मुंह में खून लग जाता है। दे जस्ट वांट टू डिफीट द होल इंडिया एंड just establish their kingdom in India. So they decided कि हम और battles लड़ेंगे, और they fought the battle with French people. That was called Battle of Vandevosh. Battle of Vandevosh होती है, that was in the year 1760, और वो भी फ्रेंच हार जाते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर में सभी मिलके कलेक्टिवली मिलके लड़ते हैं, फिर भी वो ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाते। और उसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, 1765 में जितने भी दीवानी राइट्स थे वो सारे चले जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब दीवानी राइट्स आ गए तो फुल फ्लेजेड वो पावरफुल हो गए। तो उनको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए, उनके अफेयर्स को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए, फिर जो इंग्लैंड में गवर्नमेंट बैठी थी उसने डिफरेंट एक्ट्स लेके आई। तो उसमें से था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया सबसे पहले। तो उसे कहते हैं इंडिया बिल एज वेल एज लॉर्ड नॉर्थ बिल। लॉर्ड नॉर्थ बिल भी कहा जाता है उसे, और इंडिया बिल भी कहा जाता है। और वो किसके अंडर आया, वो आया किंग जॉर्ज, एक मिनट मैं निकाल लूँ वो पेज, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके अंडर आया, दैट वाज अंडर किंग जॉर्ज थर्ड। सो जो किंग जॉर्ज था उसके अंडर वो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और उसके आने से, रेगुलेटिंग एक्ट के आने से क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हो जाता है, कि इंडिया का जो एक प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगा लो या फिर कुछ भी, मतलब वो स्टार्ट हो जाता है। और वो चलता है टिल 1833 के चार्टर तक। मतलब एक रूफ के अंडर सब कुछ लेकर आना, वहाँ से शुरू होता है। 1773 के अंडर से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो क्या है यहाँ पे, क्या होता है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है उसकी पावर को बढ़ा दिया जाता है, बिकॉज बंगाल वॉज द हब ऑफ दैट टाइम। तो उसे कह देते हैं, अब उसकी जो पोजीशन थी उसको कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ एक और अथॉरिटी निकल के आती है, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट एंड कैलकटा काउंसिल। एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है और एक
कैलकाटा काउंसिल ऐड होती है, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर काउंसिल भी होती है जिसका नाम होता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज देयर टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर, उन दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, बिकॉज जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी तीनों की पावर्स दे दी जाती हैं, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट के बाद जुडिशियल पावर्स थी। तो उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। उस कन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या होता है कि 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है और जिसके अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है जो इन दोनों के अफेयर्स को गवर्न करता है और पावर्स को कंट्रोल करता है। सो यहाँ से क्या निकल के आता है कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट निकल आया। अब सुप्रीम कोर्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट जो इस 1773 के एक्ट में था वो 3 थे। वो इट वॉज नॉट लाइक टूडेज सुप्रीम कोर्ट जो आज है हमारे पास, वी जस्ट हैव वन सुप्रीम कोर्ट दैट इज इन दिल्ली, राइट। बट उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे 3 सुप्रीम कोर्ट थे, दैट वाज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। बट क्या होता है 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट आता है और जो हाई कोर्ट एक्ट होता है वो 3 सुप्रीम कोर्ट को 3 हाई कोर्ट से रिप्लेस कर देता है। अब 3 सुप्रीम कोर्ट की जगह 3 हाई कोर्ट्स थे, दैट वाज इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और 1861 से लेके 1773 से लेके 1861 तक तो सुप्रीम कोर्ट रहते हैं। 1861 से लेके 1935 तक कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, देयर वर जस्ट 3 हाई कोर्ट्स। और 1935 में फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश होता है। फेडरल कोर्ट को ही बाद में सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाता है और आज का जो सुप्रीम कोर्ट है दैट वाज द आउटकम ऑफ दैट फेडरल कोर्ट। तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर है कि पहले क्या था, पहले मेयर कोर्ट आए, मेयर कोर्ट के बाद क्या था, मेयर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या था, 3 सुप्रीम कोर्ट के बाद 3 हाई कोर्ट आए, 3 हाई कोर्ट के बाद क्या हुआ, 3 हाई कोर्ट के बाद फेडरल कोर्ट आया और फेडरल कोर्ट को अब कन्वर्ट करके क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। सो जो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम है ये यहाँ से निकल के आया और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऐसे ही हुआ है, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स इन्हीं के द्वारा ही गवर्न हुए हैं। सो अपना टॉपिक आज का यहीं तक था। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हम मिलेंगे कल।